माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में वर्चुअल वर्क का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। ओके, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं हमारी ऐप के थ्रू, उनके लिंक अपलोड कर रखे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट की हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने बुक वाइज मेरे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू बुक्स, आप उन प्ले लिस्ट को ओपन करिए और वहाँ से आप वीडियोज़ देखिए। और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, और ये वीडियोज़ इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यूजी और पीजी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आइए हम आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या लिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर इसने लिखा हुआ है, ए सॉलिड हेमीस्फीयर is supported by a string fixed to a point its rim and to a point on a smooth vertical wall with which the curved surface of the hemisphere is in contact. If theta and phi are the inclinations of the string and the plane base of the hemisphere to the vertical wall, then show that tan phi equal to 3/8 plus tan theta. ओके, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, एक ठोस गोलार्ध एक ऐसी डोरी के द्वारा आधारित है जो कगार पर एक बिंदु से बांध दी गई है और जो किसी ऐसी चिकनी दीवार के किसी बिंदु से भी बांधी गई है जिससे गोलार्ध का वक्र पृष्ठ संपर्क में हो, यदि थीटा और फाई डोरी और गोलार्ध के समतल का दीवार के साथ झुकाव हो, तो सिद्ध कीजिए ऐसा होना चाहिए। तो देखो, स्टैटिक्स या डायनामिक्स के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे क्वेश्चन समझ आ गया तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखो, प्रॉब्लम ही पता नहीं चलेगी तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना होता है यहाँ पर। तो देखो, इसने क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। पहले तो क्वेश्चन के अंदर मटेरियल क्या है ये अपने को समझना होगा। मटेरियल का पता चलते ही सिचुएशन किस टाइप की है और क्लियर हो जाएगा। और जब हमारे डायग्राम माइंड के अंदर फिट हो गया तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखें हम इसने क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो इसने क्वेश्चन के अंदर देखो क्या लिख रहा है, ए सॉलिड हेमीस्फीयर। फॉर एग्जांपल, जैसे हम नींबू को काट दें, आधा कर दें, तो उस टाइप का हमारे पास एक स्फीयर है, हेमीस्फीयर, आधा गोला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मेरे पास गोला नहीं था, मैंने किस चीज़ की हेल्प ली, कद्दू, पम्पकिन की हेल्प ले रहा हूँ मैंने इसको आधा काट दिया। तो देखो, आधा काटने के बाद क्या है, इसकी नेचर को समझिए आप। इसमें क्या होगा, एक तो इसमें प्लेन होगा, ये प्लेन होगा ऊपर वाला पार्ट, और नीचे क्या होगा, कर्व सरफेस होगा, ये कर्व सरफेस। तो अब इसने क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है ए स्ट्रिंग फिक्स्ड टू ए पॉइंट इट्स रिम। जो हेमीस्फीयर है इसमें रिम, ठीक है, इसका रिम, हिंदी में क्या लिखा हुआ, कगार लिखा हुआ है इसने। ठीक है, देखो रिम क्या होता है समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल। साइकिल का टायर जो लोहे का पार्ट होता है, सर्कल, वो क्या कहलाता है, रिम कहलाता है। मोटरसाइकिल का टायर जो सर्कल होता है गोल, वो क्या कहलाता है, रिम कहलाता है। तो ऐसे ही यहाँ इस हेमीस्फीयर के अंदर देखो आप, सर्कल कौन सा है, ये है, ये सर्कल है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका रिम। तो इसके रिम के किसी पॉइंट पर एक रस्सी को बांधना, मैंने स्ट्रिंग ले ली और इसके इस पॉइंट के ऊपर बांध दी, कहाँ पर, रिम के ऊपर। देखो आप, रिम के ऊपर इस रस्सी को मैंने अटैच कर दिया। और उसके बाद देखो वो क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ पे है, एक वर्टिकल वॉल के ऊपर।
तो देखो आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, बोर्ड लिया और मैं इस तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। देखो आप, वर्टिकल मीन्स बिल्कुल खड़ा हुआ, और इस पर रस्सी का दूसरा सिरा, तो इसमें एक होल है, इसमें मैं स्ट्रिंग को डाल देता हूँ। तो हमारे पास देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है, आप ध्यान दीजिएगा। स्ट्रिंग का एक सिरा रिम के ऊपर और स्ट्रिंग का दूसरा सिरा कहाँ पे है, वर्टिकल वाल के ऊपर। देखो आप, आपके सामने है ये डायग्राम हमारे पास, ठीक है, इस टाइप का डायग्राम। ये देखिए आप, ये वर्टिकल वाल, ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एक सिरा रिम के ऊपर और स्ट्रिंग का दूसरा सिरा वॉल के ऊपर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब देखो इस हेमिस्फीयर का कौन सा सरफेस इसको टच कर रहा है, कर्व। ये कर्व शेप जो है इस दीवार को टच कर रही है, और अब आपके सामने है इस स्ट्रिंग और इसके बीच में एंगल है, ये कितना दे रखा है इसने, थीटा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। इस स्ट्रिंग और वॉल के बीच में एंगल है वो कितना है, थीटा, और एक एंगल उसने फाई दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। फाई कौन सा एंगल है, देखो आप, फाई ही ये एंगल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके प्लेन के ऊपर इस पेन को रखूं और पेन को आगे कहाँ तक लेके जाऊं, बोर्ड तक, तो अब बोर्ड और पेन के बीच में एंगल बन रहा है, ये कितना है, फाई, यानी कि ये एंगल फाई दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, दिस वन, ये एंगल फाई, किसके बीच में, प्लेन और वॉल के बीच में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्लेन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन। देखो आप, पेन मैंने प्लेन के ऊपर रखा हुआ है इस तरीके से, ये एंगल फाई हो, ये एंगल थीटा हो, तो अपने को प्रूफ करना है टेन फाई इक्वल टू 3/8 प्लस टेन थीटा। डायग्राम इस टाइप का बनेगा, बस डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश करना आप, डायग्राम समझ आ गया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए प्लीज। हाँ, तो सोल्यूशन में देखिए आप, सबसे पहले देखो, अगर मैं इस तरीके से इसको बनाऊं तो ये क्या है, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर होगा, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। इसका वेट कहाँ पे होता है, इसके सेंटर के ऊपर, जी पर, ठीक है। और इस डायमीटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल, वर्टिकल डाउन। ओके, और इसके बाद हमारे पास जो अब क्वेश्चन है वो क्या है, वो है सॉलिड हेमिस्फीयर। आधा होगा और सॉलिड होगा, कहने का मतलब इस टाइप से, आधा और सॉलिड, इस टाइप से हमारे पास डायग्राम बनेगा। तो अब इसका जो वेट होगा, इसका वेट सेंटर पर नहीं होगा, इसका वेट कहाँ पे होगा, इस डायमीटर के साथ जो रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसके ऊपर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जी, और यहाँ पर इसका वेट होगा किस साइड की ओर, वर्टिकल डाउन। क्योंकि पहले छोटे छोटे कंसेप्ट समझ लें हम, जो हमारे कैलकुलेशन के अंदर काम आएंगे। ओके, तो अब ध्यान दो आप, अगर मैं इसको O लिखूं तो ओ जी इक्वल टू क्या होता है, 3r/8। कब, जब r इसकी रेडियस हो, क्योंकि अपने को रेडियस पोज करनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर r रेडियस है देन ओ जी इक्वल टू 3r/8, ये आपको याद रखना है। ओके, तो आइए हम इसका डायग्राम बनाएं। तो डायग्राम हमारे पास मैंने आपको बताया था इस टाइप का होगा, अभी आपको दिखाया था। हाँ, तो डायग्राम हमारे पास इस टाइप का बनेगा जैसा मैंने आपको समझाया था। ओके, और अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर देखो आप क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग है ए बी, और हम सपोज कर लेते हैं लेट ए बी इक्वल टू एल, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, रस्सी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, और उसके बाद आप सपोज करिए लेट स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर हम मान लेते हैं आर इस अर्धगोले की त्रिज्या है, ठीक है। और फिर आप लिख सकते हो देन ओ जी इक्वल टू 3r/8, क्योंकि याद रखना अपने को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी चेंज नहीं होगा हेमिस्फीयर के अंदर, इस डायमीटर के साथ जो रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उस पर होगा, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3r/8।
ठीक है। तो अब अगले स्टेप के अंदर आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाइए, आप कहाँ पे होगा, इस डायमीटर के साथ जो रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ पर होगा। इसको आप O लिख सकते हो, इसको आप G लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर वेट किस साइड की होगा, वर्टिकल डाउन, वेट की नेचर क्या होती है, डाउन। और ये OG कितना है, 3r/8। कब, जब इसकी रेडियस कितनी हो, R हो, ये R होगा हमारे पास, ओके। और अगले स्टेप के अंदर देखो आप, उसने क्या दे रखा है, दो एंगल दे रखे हैं, एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड स्ट्रिंग इज थीटा, ये एंगल थीटा है, ठीक है। और ये एंगल फाई है हमारे पास। फाई कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड वर्टिकल वॉल, ठीक है। दीवार और इस आधे गोले का जो प्लेन है उसके बीच में एंगल कितना है, फाई, ओके। और उसके बाद फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा, जो अपने को इक्वेशन प्रूव करनी है। तो लिखो आप, नाउ टू प्रूव tan phi tan of phi इक्वल टू 3/8 प्लस tan थीटा। और आप लिख सकते हो थीटा एंड फाई दोनों क्या हैं, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन स्ट्रिंग एंड वॉल, ठीक है, डोरी और दीवार के बीच का कोण है। और फाई क्या है, एंगल बिटवीन द प्लेन एंड वॉल, ठीक है। प्लेन ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, फाई है, ओके। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, वर्चुअल वर्क का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखो इस आंसर के अंदर किसी टेंशन को नहीं कैलकुलेट करना, ठीक है। जिस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करना है वो हम डायग्राम के अंदर नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर अपने को रस्सी के अंदर टेंशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने को ये पता है कि इस हेमिस्फीयर का वेट W सपोज कर लो आप। तो लिखिए लेट कैपिटल W इक्वल्स टू वेट ऑफ हेमिस्फीयर। हम मान लेते हैं W अर्धगोले का बार है, और यहाँ पर फिक्स कौन है, A पॉइंट फिक्स है एंड A भी ए फिक्स पॉइंट, A इज द फिक्स पॉइंट, A स्थिर बिंदु है। सारा खेल A के कारण है, अगर A ना हो तो ऐसे डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट बहुत ही जरूरी होता है वर्चुअल वर्क के अंदर। तो अब अगले स्टेप के अंदर हमारा टारगेट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखना, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो लिखिए आप, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, कल्पित कार्य की समीकरण या फिर कल्पित कार्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कितने फोर्स हैं, एक वेट है W, तो कहाँ है, फिक्स पॉइंट से नीचे, तो क्या आएगा, प्लस W इंटू डिस्टेंस आएगी, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही वेट है यहाँ पर, W डेल डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स इंटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है। तो डिस्टेंस कौन सी यूज करनी है अपने को, सीधा AG मत लिख देना आप, हम लोग क्या करेंगे, G से परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस लेंगे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये। तो इसके लिए क्या करो आप, G से परपेंडिकुलर, इसको आप H लिख दो, ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो क्या देगा, AH, ओके। बहुत ही सिंपल, A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज करना है अपने को, ध्यान दीजिएगा आप, टेढ़ी मेढ़ी डिस्टेंस मत ले लेना आप, ओके। तो ये इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क है। और अब आपके सामने है, सिंस W इज नॉट इक्वल टू 0, वेट 0 के बराबर नहीं होगा, तो फिर 0 कौन होगा, डेल AH इक्वल टू 0, देन डेल AH इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देना आप इसको, ओके। और इसको आप लिख दो नंबर 1, डेल AH इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब हमारा टारगेट रहेगा, हम इस हाइट को कैलकुलेट करें, AH को कैलकुलेट करना,
यही इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप देखो AH को कैलकुलेट करने के लिए वर्चुअल वर्ग के अंदर जो भी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की है उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए देखो आप यहाँ तो कोई ट्रायंगल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम B से परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पर, इसको लिख दो आप BL, अगर स्पेस कम हो तो फाई को बाहर लिख देना आप यहाँ पर इस तरीके से। तो B से परपेंडिकुलर BL। ठीक है, तो कहने का मतलब AH किसके बराबर हो गया, देखो आप AH हो गया AL प्लस LH, दो पार्ट हो गए इसके, AL प्लस LH। ठीक है, देखो ये तो ट्रायंगल है और ये हमारे पास लेंथ भी L सपोज कर रखी है हमने। ठीक है, तो अब यहाँ ट्रायंगल नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए बहुत ही सिंपल, पहले इस सेमी स्फीयर के सेंटर से वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर, इसको आप लिख दो M। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखो आप सर्कल और टेंजेंट और रेडियस क्या रिलेशन होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो कहने का मतलब ये भी एक तरीके से सर्कल का पार्ट है। तो यहाँ से अगर हम दीवार पर आते हैं तो ये टेंजेंट होगी, ये रेडियस होगी, तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90। और अब हम लोग क्या करेंगे, B से परपेंडिकुलर BP, ओके, और इस G से हम ऊपर जाएंगे और इसको हम लिखेंगे Q इस तरीके से, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्यों, वर्टिकल डाउन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा। तो अब देखो ऐसा करते ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं AL प्लस LM प्लस MH। देखो आप तीन पार्ट हो गए इसके, A2L, L2M और M2H। और अब हम इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखो AL हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ML हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस ट्रायंगल से कैलकुलेट करेंगे। क्यों, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, चौथा एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। जब तीन एंगल 90 के हो गए तो फोर्थ भी क्या होगा, 90। और अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर चारों एंगल 90 हों तो उसके अंदर आमने सामने की बजाय क्या होती हैं, सेम। ये एक आयत बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, LM इक्वल टू BP। तो आप अगले स्टेप के अंदर ये लिखो AL प्लस BP, और MH के स्थान पर देखो आप क्या लिख सकते हो, ये 90, ये 90, ये 90, चौथा भी 90 होगा। तो MH को मैं क्या लिख सकता हूँ, QG लिख सकता हूँ, दैट इज Q इंटू G। और साइड में लिख देना LM बराबर BP और MH इक्वल टू QG बाई डायग्राम। ठीक है, तो अब हम इन तीनों डिस्टेंसेस को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इन तीनों डिस्टेंस को कैलकुलेट करना और इसके अंदर पुट करना, क्या आ जाएगा, AH आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो AL हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बाई ट्रायंगल ALB। यहाँ से AL निकाल लेंगे हम, ट्रायंगल ALB। कैसे, AL जरूरत ऊपर लिखोगे आप, और AB अपने को पता है, जो कैलकुलेट करना है उसको ऊपर लिखना और जो पता हो उसको नीचे लिखा जाता है। और अब देखो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा बेस B/H, आधार बटा करण, दैट इज कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास आ जाएगा AL इक्वल टू L कॉस थीटा। क्यों, AB L के बराबर है, तो आप लिख देना AB इक्वल टू L से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज AL इक्वल टू L कॉस थीटा। उसके बाद हम BP कैलकुलेट करेंगे, और BP कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ट्रायंगल BPO। तो आप लिख दो ट्रायंगल BPO। ओके, कैसे, BP ऊपर लिखो आप, ओके, और अपॉन में जो पता है OB अपने को पता है, BP चाहिए और OB रेडियस पता है, बट एंगल पता होना चाहिए। अब अपने को एंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल के लिए देखो आप, अगर आपके पास दो लाइनें पैरेलल हों, तीसरी लाइन कट करती हो, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो ये दोनों पैरेलल हैं,
ठीक है, ये लाइन कट कर रही है, ये अगर फाई है तो ये भी कितना होगा, फाई होगा। ध्यान से देखिएगा आप, ये लाइन इन दोनों को कट कर रही है, ये एंगल अगर फाई है तो ये भी कितना होगा, फाई होगा। ये फाई आ गया हमारे पास। तो देखो इसके लिए क्या बनेगा, ये होगा बेस आधार बटा करण, दैट इज बी अपॉन एच अगेन कॉस फाई। तो क्या लिख सकते हैं, बीपी इक्वल टू आर कॉस फाई। क्यों, ओबी इक्वल टू रेडियस है, आर के बराबर है ओबी। ओके, और अब तीसरी डिस्टेंस अपने को क्यू जी चाहिए, और क्यू जी हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू जी, इसका यूज करेंगे हम। राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एंड जी, एक बार दोबारा फिर देखिए आप, इस ट्रायंगल का यूज करना। ठीक है, तो इसके लिए पहले एंगल देखो आप, ये फाई, ये 90, ये 90 माइनस फाई होगा, मैं बाहर लिख देता हूं मैं, 90 माइनस फाई इतना। ठीक है, और फिर ये टोटल 90 है, देखो आप यहां से लेकर यहां तक टोटल 90 है, ये 90 माइनस फाई टोटल 90, तो ये कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ये फाई बनेगा यहां से लेकर यहां तक। तो मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि हमारे पास इस टाइप का ट्रायंगल है, यहाँ Q है, यहाँ O है, यहाँ G है, ये सिचुएशन है हमारे पास, ये एंगल 90 है, ये एंगल फाई है, देखो आप, ये मैंने फाई लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और OG अपने को पता है कितना, 3r/8। OG कितना है, 3r/8, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको नोट करवाया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी की O से डिस्टेंस 3r/8। तो अब देखो चाहिए क्या अपने को, चाहिए QG, तो QG को ऊपर लिखो आप, पता क्या है OG, ये 3r/8 पता है अपने को। तो अब बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा आप, परपेंडिकुलर लंब बटा करण P अपॉन H, दैट इज साइन फाई। ठीक है, OG की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा QG इक्वल टू OG साइन फाई। एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, और अब मैं OG की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3r/8। तो कहने का मतलब QG कितना हो जाएगा, 3r/8 इंटू साइन फाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। AL इस ट्रायंगल से इतनी आ गई हमारे पास, फिर BP ट्रायंगल BPO से इतनी आ गई हमारे पास, फिर QG ट्रायंगल OQG से, OQG से यहाँ मैंने बना दिया था क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा रश है, यहाँ आसानी से समझ सकते हो आप। तो हमारे पास OG कितना आ गया, 3r/8 इंटू साइन फाई आ गया। और अब ये तीनों डिस्टेंसेस AH के अंदर रखिए आप, तो लिखो आप नाउ AH, अगले स्टेप के अंदर लिखो आप AH, इसके बाद लिखिएगा प्लीज। तो AH इक्वल टू सबसे पहले AL, दैट इज L cos थीटा, फिर BP R cos फाई, फिर OG 3r/8 इंटू साइन फाई इक्वल टू, हाँ ये हमारे पास कितना आ गया, AH आ गया। ठीक है, ध्यान से चलिएगा आप, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं, आराम से चलो मस्ती से। ओके, तो अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर डिस्टेंस पुट करो आप, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर AH की वैल्यू पुट करना बाई 1 इम्प्लाइज, तो क्या है 1, डेल AH की वैल्यू पुट कर दो आप, तो डेल L cos थीटा प्लस R cos फाई प्लस 3r/8 इंटू साइन फाई इक्वल टू 0। ओके, और अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो आप। तो देखो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस का कितना होगा, माइनस साइन, तो ये बनेगा माइनस L साइन थीटा डेल थीटा, कॉस का माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस R साइन फाई डेल फाई। ठीक है, और उसके बाद साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस फाई, तो दैट इज 3r/8 इंटू कॉस फाई डेल फाई इक्वल टू 0। और इसके बाद क्या करना होता है, डेल कॉमन नहीं आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्यों नहीं आएगा,
क्योंकि डेल थीटा डेल फाई आ गया, तो क्या करना होगा, डेल थीटा एक साइड के अंदर, डेल फाई एक साइड के अंदर। तो आप थीटा वाली टर्म को उधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो मैं इसको पहले लिख दूंगा एल साइन थीटा डेल थीटा इक्वल टू, यहाँ से कॉमन निकाल लो आप, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। इसको तो मैंने राइट के अंदर जाके प्लस प्लस लिख दिया, इसको यहीं रखना आप, ठीक है। तो देखो यहाँ आर कॉमन आएगा और डेल फाई कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो इनटू में क्या आएगा, इनटू में आ रहा है माइनस साइन फाई प्लस 3/8 कॉस फाई। बड़े ध्यान से, थीटा एक साइड के अंदर और फाई दूसरी साइड के अंदर, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप सेकंड। और अब देखो वर्चुअल वर्ग के अंदर अगर दो डेल आ जाएं, डेल थीटा और डेल फाई आ जाएं, तो क्या करना होगा अपने को, एक रिलेशन और लिखना होगा इस डायग्राम को देखते हुए। तो इस डायग्राम के अंदर ऐसी कौन सी लेंथ है जो थीटा और फाई की फॉर्म में लिखी जा सकती है, ठीक है। देखो ये सिर्फ थीटा की फॉर्म में लिखी जा सकती है, क्यों, इसका पता नहीं है। अगर हम ओ एम लिखें तो ये फाई की फॉर्म में भी आ जाएगा और थीटा की फॉर्म में भी आ जाएगा। कौन सी डिस्टेंस, ओ एम, यानी कि डायग्राम को ध्यान से देखना होता है और इसके अंदर ऐसी कौन सी लाइन है जो थीटा और फाई की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो देखो आप ओ एम, ओ एम मीन्स रेडियस, ये रेडियस है, देखो आप सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे ओ एम इक्वल टू एम पी प्लस ओपी, एम पी प्लस ओपी इक्वल टू आर, बिकॉज रेडियस कितनी है, आर है। अब देखो ओपी तो हमारे पास डायरेक्ट हम इस ट्रायंगल से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन एमपी हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एमपी के लिए यहाँ आ जाओ आप, एमपी इक्वल टू एल बी, आप साइड में लिख देना एमपी इक्वल टू एल बी। क्यों, चारों एंगल 90 के हैं, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो एल पी और एम पी और एल बी दोनों इक्वल होंगे, ओके। और अब एल बी हम इस ट्रायंगल से कैलकुलेट करेंगे, तो बाई ट्रायंगल ए एल बी, ए एल बी से एल बी निकालेंगे हम, कैसे, एल बी ऊपर लिखना होगा, ए बी नीचे लिखना होगा। क्यों, जो चाहिए उसको ऊपर, जो पता है नीचे। तो अब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, लंब बटा करण पी अपॉन एच, क्या बनेगा, साइन थीटा। तो अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एल बी इक्वल टू एल साइन थीटा। क्यों, ए बी इक्वल टू एल है, लिख देना आप, सिंस ए बी इक्वल टू एल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल साइन थीटा बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एल बी को कैलकुलेट करेंगे, ओके। और इसको भी बॉक्स में डाल दो आप, क्योंकि ये अपने को दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। और अब ओपी आओ आप, ओपी कहाँ से कैलकुलेट करोगे, ट्रायंगल ओ पी बी बाई ट्रायंगल ओ पी बी, यहाँ से ओपी निकालेंगे हम इस ट्रायंगल से, ओ पी बी से, कैसे, ओपी टारगेट और बीपी, ओबी अपने को पता है, जो चाहिए उसको ऊपर और जो पता है उसको नीचे, क्योंकि आर है। तो देखो अब क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब बटा करण पी अपॉन एच साइन फाई। तो हम इसको लिख सकते हैं ओपी इक्वल टू आर साइन फाई, ओबी की वैल्यू आर है, डायग्राम देखिए आप, ओबी इक्वल टू आर, तो ओबी के स्थान पर आर लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आप। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास ओपी आ गया, और अब ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करो आप, दोनों इसमें रखो आप, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दैट इज एल बी की वैल्यू एल साइन थीटा प्लस ओपी की वैल्यू आर साइन फाई इक्वल टू आर, बराबर क्या है, आर है। दोनों डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना और यहाँ पर पुट करना, और अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप।
तो देखो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा L cos थीटा डेल थीटा प्लस R cos फाई डेल फाई इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर रेडियस है, रेडियस चेंज नहीं होगी, तो आर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या करना होगा, थीटा एक साइड के अंदर रखो आप और फाई दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो आप, तो आर कॉस फाई डेल फाई। और अगले स्टेप के अंदर यहाँ से क्या करना होगा, डेल थीटा कैलकुलेट करना, तो डेल थीटा का मान निकालिए, कितना आ जाएगा, माइनस आर कॉस फाई डेल फाई अपॉन एल कॉस थीटा। बड़े ही ध्यान से चलिएगा। और अब डेल थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड के अंदर पुट कर दो आप, समीकरण 2 में मान पुट करना। तो अगला स्टेप लिखिए आप, बाई सेकंड कहने का मतलब डेल थीटा की वैल्यू हम किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड के अंदर, ठीक है, सेकंड के अंदर यहां पर पुट करनी है अपने को, तो क्या बनेगा, एल साइन थीटा, यहां डेल थीटा की वैल्यू पुट करो आप, कितनी, माइनस आर कॉस फाई डेल फाई बटा में एल कॉस थीटा, डेल थीटा की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इक्वल टू हम ये लिखेंगे आर डेल फाई इंटू माइनस साइन फाई प्लस 3/8 कॉस फाई। बड़े ही ध्यान से, गलती नहीं करनी है, आंसर के पास पहुंचे बड़े हम। अब क्या होगा, अब देखो 6 कांटे लगेंगे यहाँ पर, 6 कट लगेंगे यहाँ पर, कैसे, एल से एल कैंसिल, आर से आर कैंसिल, डेल फाई से डेल फाई कैंसिल, ठीक है, आर लेफ्ट के अंदर भी है राइट के अंदर भी है कैंसिल, डेल फाई लेफ्ट के अंदर भी है राइट के अंदर भी है कैंसिल, एल ऊपर और नीचे है इसलिए कैंसिल। और 6 कट लगने के बाद आंसर 100% बनेगा। तो देखो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास लेफ्ट के अंदर बच रहा है माइनस साइन थीटा कॉस फाई अपॉन कॉस थीटा, ये लेफ्ट है, राइट के अंदर क्या बचा, माइनस साइन फाई प्लस 3/8 कॉस फाई। और अब आप आंसर देखिए, आंसर के अंदर सिर्फ 2 चीजें हैं, कौन कौन सी, टेन थीटा और टेन फाई, ये 2 हैं आंसर के अंदर। तो टेन थीटा देखो आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं टेन थीटा लिख सकता हूं, और कॉस फाई से डिवाइड कर दो आप, कॉस फाई से डिवाइड, तो राइट हैंड साइड क्या बनेगी, माइनस साइन फाई अपॉन कॉस फाई प्लस 3/8 कॉस फाई अपॉन कॉस फाई। क्या किया मैंने, इस कॉस फाई से डिवाइड कर दिया दोनों टर्म्स को, तो कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर देखो, ये हमारे पास आ रहा है माइनस टेन थीटा इक्वल टू माइनस टेन फाई प्लस 3/8, यहाँ पहुँच गए हम। और उसके बाद आप अपना आंसर चेक करिए, आंसर के अंदर टोटली टर्म पॉजिटिव है, तो कैसे, इसको इधर ले आओ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन फाई, इसको राइट के अंदर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 3/8 प्लस टेन थीटा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बड़े ही आराम से चलिएगा आप, देखो मुश्किल नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, अगर हमारे प्रॉब्लम समझ आ गई, क्वेश्चन समझ आ गया, हम आंसर तक पहुंचेंगे ही। लेकिन क्वेश्चन ही समझ नहीं आया फिर आंसर नहीं आता, तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के अंदर क्या मटेरियल दे रखा है उसने, अगर ये छोटी छोटी बातें समझ आ गई तो स्टैटिक्स हमारे लिए ईजी हो जाएगी। ओके।